हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा ये जो नया बैच स्टार्ट किया है हमने पेपर 2 मैनेजमेंट कोड नंबर 55 एंड कोड 8, क्योंकि कुछ जो टॉपिक है कुछ जो आप लोगों की यूनिट्स है वो सभी में आ रही हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद क्लास 3। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम क्लास 3 कर रहे हैं इसकी। हमने ऑलरेडी इससे पहले की क्लासेस में मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की थ्योरीज का क्लासिकल और न्यू क्लासिकल पार्ट देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं और साथ ही साथ रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों से पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके। मेरा बैकग्राउंड कई बच्चे जानना चाहते थे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं एक फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर थी पहले मैं। पीएचडी मैनेजमेंट में किया हुआ है, यूजीसी नेट क्लियर है, एमबीए एचआर में किया है, पीजीडीसीए किया हुआ है। 10+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मेरे 7 से 8 कुछ रिसर्च पेपर्स और कॉन्फ्रेंसेस बुक में, जर्नल्स में मतलब रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, इन्हें आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नोट्स बनाने ही बनाने हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरा की पूरा टीप दो, आपको क्रिस्प नोट्स बनाना है जिससे कि आप पढ़ो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, कि आखिर वो क्या कहने वाला है ना। लाइक अगर 1-1.5 पैराग्राफ आपने पढ़ा हुआ है तो उसको आप सिर्फ एक पेज अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको एक पैराग्राफ में आप कन्वर्ट कर सको अपने शब्दों में। इस तरह से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिससे कि हर टॉपिक वाइज इस छोटे छोटे नोट्स आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी स्टार्टेड फ्रॉम 1950। ये 1950 से आपके स्टार्ट हुई है। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी फोकस करती है डेवलपमेंट ऑफ ईच फैक्टर ऑफ वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने देखा कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन को ज्यादा महत्व देती थी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा महत्व देती थी। और फिर आया न्यू क्लासिकल थ्योरी जिसने कहा कि ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो आई है वो आई है आपकी मॉडर्न थ्योरी। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये कहती है कि भाई डेवलपमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? डेवलपमेंट जरूरी है। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी, है ना। यानी कि इसने दोनों को साथ में ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन को भी और एम्प्लॉयज को भी। ठीक है, तो ये इनका कहना है। तो इसका कहना था कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बेसिकली एम्फेसाइज करती है कि एक सिस्टमैटिक मैथमेटिक टेक्निक्स होनी चाहिए जिनके थ्रू आप लोग काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग और एक गुड रिलेशनशिप भी क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पर हम टोटली बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स की। तो यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स है जो फॉलो की जाती है। एक है क्वांटिटेटिव अप्रोच, एक है आपका सिस्टम अप्रोच और एक है आपकी कंटिजेंसी अप्रोच जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइस, मॉडर्न मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट को फॉलो करता है। बट ये जो करना चाहता है उसको वो किस तरीके से करना चाहता है, वो मैथमेटिक्स यानी कि कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करके ये करना चाहता है। ये डायनामिक होता है नेचर में। लाइक आप इसको जिस तरह चाहें उस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि ये हर तरफ सोच रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहा है, ये वर्कर के बारे में भी सोच रहा है। ये अकेला एक पर्टिकुलर चीज को फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल होता है। क्योंकि हर तरफ हमको यहाँ पर बोला गया है कि डेवलपमेंट जो है वो हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो वर्कर्स की पर्सनैलिटी को निखारना हो या ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी करना हो। मल्टी मोटिवेटेड होता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वेरिएंट है हमारे पास जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं वर्क करने के लिए। मल्टी डिसिप्लिनरी होगा क्योंकि है ही है, वो दिख ही रहा है, अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग डिसिप्लिन में ये काम करता है। अलग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को वो देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को देख रहा है, उसकी पॉलिसीज को भी देख रहा है, वर्कर्स का वर्किंग एनवायरनमेंट भी देख रहा है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस भी देख रहा है ना। तो इस तरह से हर जगह पर ये फोकस किया हुआ है। मल्टीवेरिएट होता है, यहाँ पर कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट को, ये लाइक मॉडर्न मैनेजमेंट के थ्रू, उसके थ्रू हम यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ला सकते हैं।
अडेप्टिव होता है जो कि न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करता है और फिर उसे अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशंस पर। प्रोबेबिलिस्टिक होता है, लाइक प्रोबेबिलिटी रहती है कि लोग इसके लिए क्या रिएक्शंस देंगे, उसको लेकर कुछ प्रोबेबिलिटी भी बनी हुई रहती है, लाइक पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दैट काइंड ऑफ। तो बट हमको इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, तो हाँ उसके लिए भी ये वर्क अपना करता रहता है। नाउ अभी फर्स्ट वन है आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच। जैसे नाम से आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच कहीं ना कहीं आपसे जो कहना चाह रही है वो क्वांटिटी के बारे में बात कर रही है। क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं मैथ के बारे में बात करना चाह रही है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर आने वाली है। सो क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेशन रिसर्च। अब ये तो आप लोगों के लिए बड़ा ही फेमस सा नाम है, अब इसको समझ गए होंगे कि ये भाई क्या कहने वाला है, ये पढ़ा हुआ है। चलिए, सो क्वांटिटेटिव अप्रोच एक साइंटिफिक मेथड होती है जो कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर और सिस्टमैटिक मैथमेटिकल टेक्निक्स पर काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए बनाई जाती है। इसकी मदद से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और ये क्या होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स और मल्टीपल सजेशंस आ जाते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे कि PERT CPM आपने देखे होंगे, आपके पास एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज होते हैं, उनमें से आप चूज करते हो कि कौन सा रास्ता जो है सब पहुंचेंगे यही, कोई कैसे पहुंचेगा कोई कैसे पहुंचेगा, लेकिन सबसे सिंपल रास्ता कौन सा है, या फिर विदाउट हर्डल्स। जैसे यहाँ पर रास्ता तो सिंपल है लेकिन हर्डल्स बहुत जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही हर्डल है। तो किस तरह से आप कितने कम समय पर कहीं पहुंच सकते हैं, ये भी पता करने के लिए यू कैन यूज दी लाइक मैथमेटिकल मैथड्स। तो वही यहाँ पर भी बोला गया है। इट कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये तो मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है, बट ये हेल्प करता है मैनेजमेंट की। इट्स हेल्प मैनेजमेंट टू इम्प्रूव देयर डिसीजंस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, जो आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा जल्दी दूर कर सके। अभी मैंने आपसे कहा ना कि एक कंसाइनमेंट है, उसको जाने के यहाँ तक पहुंचना है, उसके पास 4 रास्ते हैं, ठीक है। तो ये उसको बता रहा है कि कैसे कैसे आप जा सकते हो, क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, तो ये डिफरेंट अल्टरनेटिव्स उसको बताने का काम करता है, राइट। इसकी मदद से बहुत आसानी से रिस्क कैलकुलेट हो जाता है, और साथ ही साथ क्या करने पर कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी यहाँ पर पता चल जाता है, राइट। चलिए, जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं इस अप्रोच के लिए वो है आपके जॉन मैकडोनाल्ड, जॉर्ज आर टेरी एंड एंड्रयू सिलास्की। आपको ना इनके नाम इसलिए यहाँ पर बोले गए हैं कि कई बार ना कुछ नाम के थ्रू भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि लाइक लिख दिया खाली जॉन मैकडोनाल्ड्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, तो और यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच और सिस्टम अप्रोच और डिफरेंट अप्रोच दे दी, तो आपको पता होना चाहिए किसको बिलोंग करते हैं। ना अब बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की। सिस्टम अप्रोच आपका 1960s में आया था। हर्बर्ट ए सिमोन फादर हैं सिस्टम थ्योरीज के। हर्बर्ट ए सिमोन कौन है ये? फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी। A system is defined as a set of regularly interacting or interdependent components that create a whole unit. जैसा हमने कहा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट रेगुलरली मिलते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। प्रोसेस नहीं होगी तो आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आएगा, अगर आउटपुट ही नहीं आना है तो इनपुट और प्रोसेस का मतलब क्या है? तो दे ऑल आर द इंटरडिपेंडेंट और ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के थ्रू एक पूरा यूनिट जो है वो क्रिएट होता है। और ये जो है ये कुछ क्रिटिकल वेरिएबल्स और कंसंट्रेंट्स के ऊपर फॉलो करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शंस करते हैं जिनसे इनका काम जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली रन हो जाए। इसी को सिस्टम अप्रोच कहा जाता है ना। और ये जो सिस्टम अप्रोच होती है, इनका मतलब मेन टास्क सिर्फ इतना सा है कि कोई भी काम जो है वो बिना डिपेंडेंसी के पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे टास्क जो हैं वो आपकी डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये
है ना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये है। क्लियर। अब इसके लिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिस्टम अप्रोच के। सिस्टम मस्ट हैव सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। ठीक है। सिस्टम अफेक्ट द अदर सब सिस्टम, एज यू नो दैट, क्योंकि कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एवरी सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय द सुपर सिस्टम, किसी एक को जो सुपर सिस्टम बनाया गया है, अगर वहां गड़बड़ होगी तो बाकी के जितने सब सिस्टम्स हैं वहां पर भी आपकी गड़बड़ होगी। जैसे कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज अगर पड़ी है, तो अगर हायर लाइक आपके स्टोर वेयर हाउस में अगर लाइक शॉर्टेज हो गई है, तो वो नीचे के जितने भी आपके सब यूनिट्स हैं उनमें भी शॉर्टेज आ जाएगी। ऑल सिस्टम अलोंग देयर सब सिस्टम्स हैव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल इन सबके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि टाइमली हमको काम कंप्लीट कर कर देना है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो जाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज अ गोल ओरिएंटेड, ये आपकी गोल ओरिएंटेड टेक्निक होती है। और साथ ही साथ द सिस्टम कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये कुछ सिस्टम अप्रोच के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो मेजर थ्योरिस्ट हैं इनमें वो हैं आपके डेनियल कर्ट्स, रॉबर्ट एल खान, ये कर्ट्स एंड खान तो आपने कई बार सुना भी होगा, और रिचर्ड ए जॉनसन। कर्ट्स एंड खान के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये किसको बिलोंग करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ पूछा गया है। नाउ कंटिजेंसी अप्रोच बहुत ही फेमस सी अप्रोच है। कंटिजेंसी को यहाँ पर हम सिचुएशनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। इसको सिचुएशनल अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अप्रोच है इसको ये समझा जाता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा डायनामिक नेचर की होती है। जब ज़रूरत होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करते हो जो आपको मेथड अप्लाई करनी होती है। लाइक घिसी पिटी चीज़ों को नहीं, जो प्रीवियसली आ चुका है हम उसी को ही लेकर चलेंगे, इस फंडे पर ये काम नहीं करता है। ये अपने लिए एक नया रास्ता खुद निकालता है। ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ सिचुएशनल अप्रोच या कंटिजेंसी अप्रोच। तो कंटिजेंसी अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द सिचुएशनल अप्रोच। 1980 में आपका ये आया है, और यहाँ पर क्यों कुछ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए क्यों इफेक्टिव है वो यहाँ पर बताया भी गया है। This approach accept the dynamic and complexity of organizational structure. इसने एक्सेप्ट किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो डायनामिक होता है और बहुत सारी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी रहती हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सफ़र करता है, उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड बाय फिजिकल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, पर्सन, कल्चर, इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन एंड देयर लॉस। जो इन्वायरमेंट की बात की जा रही है वो इन्वायरमेंट यहाँ पर कौन सा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, जो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक फिजिकल रिसोर्सेज हो गया आपका, क्लाइमेट हो गया, पर्सन हो गया, कल्चर हो गया, है ना, और आपका इकोनॉमिक हो गया, और साथ ही साथ हमारी मार्केट कंडीशन हो गई। इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है, और इन सभी के आधार पर जो भी कभी कभी अगर प्रॉब्लम आती है तो उनमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाते हैं। और ये कहा जाता है देयर इज अ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सेट ऑफ रूल्स बाय विच मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, टू विच मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा सेट ऑफ रूल नहीं बना है आज तक कि अकेला उसको आपने यूज कर लिया और आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर सकते हो या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हो। ऐसा कोई रूल अभी तक नहीं बना है। हर सिचुएशन अलग होती है और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रूल चेंज करना पड़ता है। ये कहता है हमारा कंटिजेंसी अप्रोच। क्लियर। नो वन यूनिवर्सली एप्लीकेबल सेट ऑफ रूल्स बाय विच टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चल इसके आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं? जीएम स्टॉलकर, जॉन वुडवर्ड, टॉम बर्न्स, पॉल आर लॉरेंस एंड LW लॉर्ज। ये इनके कुछ थ्योरिस्ट हैं जिनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल से 2-3 नाम याद भी कर लोगे, एटलीस्ट बार बार इसको पढ़ोगे ना तो पढ़ने से ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ नाम मैंने पढ़ा हुआ था जो इसको बिलोंग करता था, तो आप आंसर्स निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट रोल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट को चलाने के लिए। ये जो मैंने अभी बताया वो तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा, सारी थ्योरीज हम यहाँ पर कर चुके हैं, एंड होप कि अभी थ्योरीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट, चलिए
हम्म। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट रोल, जिसके बेस पर आपका जो वर्क है वो काम करता है। ये मैनेजमेंट रोल किसने दिए हुए हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखती हूँ मैं किस किस को याद है। सो 10 रोल हमारे सामने हैं, जिनको थ्री थ्री कैटेगरीज में बांटा गया है। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजन रोल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चल। सो इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजन रोल्स ये हमारे सामने है। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा रोल किसके अंदर आता है और ये क्या काम करता है। तो इंटरपर्सनल रोल में आएंगे आपके फिगर हेड, लीडर एंड लाइजेंस। तो फिगर हेड, इंटरपर्सनल रोल, ये आपका क्या होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इंफॉर्मेशनल रोल नाम से आपको समझ में आ रहा है, इंटरपर्सनल रोल भी अगर नाम से अगर देखूं तो समझ में आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं उनके साथ में एक रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। इंफॉर्मेशनल रोल जैसे बेसिकली वो पर्सन है जो इंफॉर्मेशन देता है, मतलब एक मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशनल रोल क्रिएट करता है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने सारे एम्प्लॉयज को। तो वो एज अ मॉनिटर वर्क करता है, एज अ डिसमिनेटर वर्क करता है, एज अ स्पोक पर्सन वर्क करता है ना, जिससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सके। और डिसीजन रोल जो होते हैं, डेट मीन्स की वो रोल जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो इंटरप्रेन्योरियल, लाइक यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर की तरह ये काम करता है, डिसीजंस लेता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह काम करता है जब भी जरूरत पड़ती है। रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है, और नेगोशिएटर की तरह काम करता है, जिससे कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से यूज कर सकें। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रोल आपके सामने मौजूद है अलग अलग कैटेगरीज में। आपको ये कैटेगरीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरीज अगर आपको याद होंगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि विच रोल्स कम्स अंडर द इंफॉर्मेशनल रोल, विच रोल्स कम्स अंडर द डिसीजन रोल। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं होता क्या है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना कि ये जो मैं आपके जो रोल्स हैं वो किसने दिए हुए हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम इंटरपर्सनल रोल की, कि इंटरपर्सनल रोल्स क्या होते हैं। ये वो रोल्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। कैटेगरीज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। चलिए, तो पहला वन है आपका फिगर हेड, दूसरा है आपका लीडर और तीसरा है आपका लाइसेंस। फिगर हेड मतलब एक तरह से ये वो पर्सन होता है, आप जिसे कह सकते हो कि रोल मॉडल। इट इज अ काइंड ऑफ रोल मॉडल। हर इंसान के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। ऐसा कहा जाता है कि मैनेजर को एज अ रोल मॉडल बनना चाहिए, एज अ फिगर हेड बनना चाहिए, कि जो कि हर किसी की नजर में आए, जिसको देखकर लोग इंस्पायर हो कि यस, मैं भी यही बनना चाहता हूँ, मेरे बॉस ने कहा है तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा बिकॉज ही इज बेस्ट। तो वो वाला फंडा जो है वो फिगर हेड में है। लीडर मतलब देयर, दिस इज वेयर यू प्रोवाइड लीडरशिप ऑफ योर टीम। कैसे आप अपनी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपने डिपार्टमेंट को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से साथ में लेकर चल रहे हो, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर इंटरपर्सनल रोल के लिए आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीडर का लीडर रोल। इसी तरह से लाइसेंस, यानी कि मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट विथ द इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। और जो हमारा मैनेजर है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी और काम खत्म हो गया। उसको सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर दोनों तरफ आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। आपको एक प्रॉपर नेटवर्क बना के रखना पड़ता है बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द लाइसेंस। ठीक है, क्या क्या हो गया, फिगर हेड हो गया कि आपको रोल मॉडल बनना है, आपको एक लीडर बनना है, और आपको एक नेटवर्क की तरह वर्क करना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और इंटरनल दोनों लोगों को मैनेज कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल प्रोसेसिंग को इन्वॉल्व करता है, जिसमें वो क्या करता है, एज अ मॉनिटर की तरह आप काम करते हो, जो कि आप क्या करते हो ना, रेगुलर बेसिस पर
चेक करते रहते हो, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और ये भी देखते हो कि जो काम दिया गया है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं, कहीं कोई चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। आप और दो मॉनिटर करते हो एक तरह से अपनी टीम को। डिससेमिनेटर्स, आप क्या करते हो, यू कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड योर टीम। डिससेमिनेटर्स एक तरह से कौन है, कम्युनिकेटर है जो कम्युनिकेट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन टू देयर टीम। स्पोक पर्सन कौन होते हैं, मैनेजर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मैनेजर रिप्रेजेंट एंड स्पीक टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, मैनेजर का स्पोक पर्सन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। तो क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो बहुत मायने रखती है। बिकॉज जो भी वर्ड बोलेगा वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कमिटमेंट होगा। ठीक है, तो ये स्पोक पर्सन है जो कि रिप्रेजेंट करता है या बोलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिसीजन रोज, जो सबसे ज्यादा इजी है। ये एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क करता है क्योंकि ये कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को। प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, न्यू आइडिया जनरेट करता है, अपनी टीम को इम्प्लीमेंट करता है, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह वर्क करता है कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको कैसे दूर करना है वो ये यहाँ पर बताता है, चार्ज लेता है उसको दूर करने के लिए। रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है, जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशंस को रिसोर्स रिक्वायर्ड है तो उनको कैसे बेस्ट अप्लाई करना है। रिसोर्स तो बहुत आ गए लेकिन उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करना है ना, उसे ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करना है उसे बताने का काम जो है वो इसका है। नेगोशिएटर, जहां पर भी जरूरत होती है तो वहां पर ये एक अच्छा नेगोशिएशन भी करता है टीम के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ये होता है हमारा मैनेजर। तो याद आया किसी को कि किसने दिया था? तो जो हमारे मैनेजर रोल है वो बेसिकली गिवन बाय दी, नाम याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है, हेनरी मिन्सबर्ग। ठीक है, हेनरी मिन्सबर्ग ने आपको दिए थे मैनेजरियल रोल्स, गिवन बाय दी हेनरी मिन्सबर्ग। ये नाम आपको याद रहना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग डिसीजन रोल्स में कौन सा पार्ट नहीं आता है या कौन सा पार्ट आता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई हो। Just wait a second. ओके, खैर। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा आज का सेशन और आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो। आज हमारी क्लास 3rd थी। तो एज आई टोल्ड यू, कल भी आप लोगों की एक क्लास होगी और उसके बाद मैं आप लोगों का PYQ सेशंस लेने वाली हूँ, जो कि हम लेने वाले हैं हम लेंगे संडे को। ठीक है, संडे या सैटरडे में से किसी एक दिन लेंगे हम, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। तो बी रेडी फॉर इट, संडे या सैटरडे में से हम लेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मॉर्निंग 7 AM। बहुत जल्दी है पता है ना, लेकिन करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, उसमें कंजूसी नहीं करो। अपनी अपनी अटेंडेंस आपको लाइक के थ्रू ही मार्क करनी है, जैसा मैंने कहा भी था। आज मैं सुबह पहले बोलना भूल गई बट अब बोल देती हूँ। शेयर कीजिए वीडियोस को, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट। और जैसा मैंने कहा था कि हमने क्या क्या आज देखा है वो हम देख लेते हैं। तो आज हमने देखा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज क्या होती हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और साथ ही साथ कंटिजेंसी अप्रोच इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ हमने देखे मैनेजमेंट रोल जो हेनरी मिन्सबर्ग के द्वारा दिए गए हैं, और ये 10 रोल हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए और किस कैटेगरी में कौन सा रोल आता है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।